नमस्ते। आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं उर्दू लेखिका रजिया सज्जाद जहीर की एक सामाजिक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है वह शोले। तो कहानी सुनिए, वह शोले। मैं जब कभी आग के शोले देखती हूँ तो मेरा सारा वजूद काँप जाता है और ऐसा लगता है कि वह लाल लाल लपटें, उनसे निकलता हुआ वह सुरमई और काला पेचदार धुआं मुझे घसीट कर 30 साल पीछे ले जा रहे हैं। जब एक रात मैंने एक छप्पर को उन शोलों में घिरा हुआ देखा था। लोगों का भागना, आग लग गई, आग लग गई, छप्पर के खंभे से बंधी बकरियों का गोल गोल चक्कर काटना और जोर जोर से मिमियाना, मेरे अब्बा का जल्दी जल्दी ड्रेसिंग गाउन पहनकर बाहर दौड़ना और अम्मी का पुकारते ही रह जाना, अरे तुम क्यों जा रहे हो, आखिर तुमसे क्या मतलब। और फिर रफ्ता रफ्ता आग का बुझना, उसमें से एक लाश का बरामद किया जाना जो इस तरह जली थी कि सिर पे गोश्त का एक खाक सियाह लोथड़ा लगती थी। वह दाखो थी। दाखो मेरी सहेली थी। उसकी बेवा माँ उस कॉलेज में काम करती थी जिसके मेरे अब्बा प्रिंसिपल थे। वह कॉलेज में भी काम करती थी और हमारे घर में भी, और हमारी कोठी के पिछवाड़े एक कोठरी में रहते थे जिसके आगे फूस के छप्पर का एक ओसारा था। उसका नाम सिंगारी था। वह बहुत ठीक नाम था क्योंकि वह मुजस्सिम श्रृंगार थी। खूब स्याह रंग का दमकता हुआ जिस्म जैसे संगे मुशा से तराशा गया हो, बांका तीखा नक्शा। दाखो अपनी माँ की तस्वीर थी। वह कद में मेरे बराबर थी और उम्र में 2-3 साल बड़े, मगर उसके मुकाबले में मुझे हमेशा एहसास कमतरी का एहसास होता था क्योंकि वह इतनी होशियार थी कि मेरे फरिश्ते भी उसके पैरों की धूल नहीं पा सकते थे। कभी कभी मेरा दिल बहुत चाहता था कि मैं उस पर अपनी उर्दू की 5वीं किताब और अंग्रेजी की 4थी किताब का रोज जमाऊं, लेकिन तौबा कीजिए, जब वह टूटी हुई चूड़ियों को तपाकर बुंदे बनाती, झरबेरी पर कांटों के बावजूद नीम पर गिलहरी की तरह चढ़ जाती, लकड़ियों का वह ढेर दिखाती जो उसने जंगल से जमा किया था, और बकरियों को दूधती, आम की गुठली से बनाए हुए पपीहों को बजाती और पपीहों को बजाते हुए हाथ नचा नचा कर गाती, मेरा पपीहा बोले राम जी का तितर बोले, कैसे बोले पट पी, तो मेरी सारी लियाकत धरी की धरी रह जाती। वैसे मैंने भी एक और आम की गुठली को घीस कर पपीहा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह हरगिज बचने से इनकार करती रही, और बूंदे बनाने में तो खैर कई बार हाथ जल ही चुका था। लंगड़ी टांग खेलने में तो वह हमेशा मुझको हराती थी। रोज तो दाखो लहंगा पहनती थी जो अक्सर उधड़ा और यहाँ वहाँ से फटा हुआ होता था, और किसी के घर से मिली हुई साड़ी का आधा हिस्सा ओढ़े रहती थी जिसमें अक्सर बड़े बड़े खोंचे और छेद होते थे, जिसमें से उसका बड़ा सा काला जूड़ा या गिल्लट के बाली बूंदे बाहर निकल आते थे। लेकिन जब वह मेला देखने जाती तो उसके ठाठ बस देखने ही वाले होते थे। राजपुताना की गोटे वाली चुनरी, गोटेदारी खूब घेर का हरा या लाल लहंगा, रंगीन टुकड़ों को कठियावाड़ी तर्ज में जोड़कर सी हुई कुर्ती या चोली जिसके हर जोड़ पर चुटकी या किंकरी टकी होती थी, मांग के बीचों बीच चांदी का बोरला, हाथों में चांदी के जेवर, टखनों में झांझर बजाती हुई मैं उसे देखती, आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रह जाती। और फिर वह भी तो था कि वह हर जगह जा सकती थी, शादियों के आखिर में बचा खुचा खाना लेने, मैदानों में बकरियां चराने, अब्बा के कॉलेज में, जलसों में, मुहर्रम और दशहरे के जुलूस में। मैं शरीफ घर की लड़की होने के नाते कहीं जा नहीं सकती थी। वह मेले से लौटती तो पान खाती। हमारे यहाँ कुंवारी लड़कियों का पान खाना सख्त ऐब समझा जाता था। जब वह कहीं से लौटती तो मौका पाकर मुझे वहाँ के सब हालात सुनाती, अरे बीबी, दूल्हे की अम्मा तो ऐसी मोटी हो रही थी जैसे आलू का बोरा, या बीबी, ड्रिल मास्टर ने एक सीटी बजाई और सब लड़के पैर पटकने लगे, ले फ्राई, या ऐसा मीठा शरबत था इमाम हुसैन के सबील पर कि क्या बताऊं। मैं तो बड़ा वाला एल्युमिनियम का गिलास ले गई थी, 4 दफे भर भर के पिया। फिर वह चौकीदार बोला कि अरे, तुझे इतना शरबते पिलाया, तू भी तो जरा अपने शरबते दीदार पिलाती रहना। तो बीबी, वही मुंशी रतन दास जी खड़े थे, मुझे डपट के बोले, चल दफा हो यहाँ से, बेहया कहीं की। बीबी, शरबत दीदार क्या होता है?
मुझे उर्दू की 5वीं किताब के बावजूद यह नहीं मालूम था कि शरबत दीदार क्या होता है, लेकिन हम दोनों ने मिलकर अपने अपने दिमाग पर जोर दिया तो नतीजे पर पहुँचे कि जरूर ही कोई बुरी बात होगी, वरना मुंशी रतननाथ उसको क्यों भगाते। इतने में बुआ बावर्ची खाने से ललकारती, ए तो काम करने को आवे है कि बातें बंधारने को आवे है। दाखो चल उठ, नाले साफ कर। और दाखो चुपके चुपके बुआ की नकल उतारती गुसल खाना धोने चली जाती। फिर हमारी दोस्ती की सफाफ झील में एक पत्थर गिरा, दायरे ही दायरे फैल गए जो उलझते ही चले गए। हमारे पास वाली कोठी में एक खानदान आकर बस गया जिसमें बिल्कुल मेरी ही उम्र की लड़की थी, हमीदा। न जाने वह इतनी साफ सुथरे कैसे रहती थी और उसे झरबेरियों, बीर बहुटियों, आम की पपीहों, लंगड़ी टांग से दिलचस्पी क्यों नहीं थी। बहरहाल उसके आते ही मुझे हर वक्त उसकी मिसाल दी जाने लगी। देखे है ना हमीदा कितनी साफ सुथरी रहे है कि एक तू है धूल गर्दे में अटी हुई इस भंगन की लौंडिया के साथ, खुदाई खवार, अल्लाह की मात, न जाने कहाँ कहाँ मारी मारी फिरे है। एहे, कल रात जो शाही टुकड़े खान साहब के यहाँ से आए थे वह उनकी बेटी हमीदा ने बनाए थे। एक हमारी लड़की हैगी खुदा बछेड़ा, हियाँ से हुआ से हियाँ। इतनी बड़ी धाकड़ हो गई और हंडिया में चम्मच हिलाना कि सुई में धागा डालना ना आवे है। मैं बुआ की जरा लाडली थी तो वह मेरी हिमायत में टुकड़ा जोड़ती, ये ना बेगम साहब, यह उस भंगन की लौंडिया का सब सिखाया पढ़ाया है, हर वक्त जो बीवी के पास घुसी रहे, ताहम सोहबत का असर। फिर एक दिन यह हुआ कि हमीदा मेरे पास बैठी हुई मुझे अपने कशीदाकारी के नमूने दिखाकर बोर कर रही थी कि दाखो आई। एक आंख दबाकर उसने मुझे देखा, फिर मुस्कुराते हुए गुसल खाने की तरफ जाने ही वाली थी कि हमीदा बोली, यह तो दाखो है, सुना है तुम्हारी इससे बहुत दोस्ती है। हाँ है तो, मैंने टालते हुए कहा, पर तुम इसकी सहेली कैसे बन सकती हो, यह तो जाहिल है। दाखो ने भी उसकी बात सुन ली, मुड़कर उसे देखा, फिर मेरी तरफ एक निगाह फेंकती चली गई। दूसरे दिन उससे मेरी मुलाकात हस्बे दस्तूर बिछवाड़े के मैदान में हुई, जहाँ वह अंधे कुआं के पास बकरियां चरा रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी उदासी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने मुझसे सिर्फ एक बात कही, बीबी जाहिल कौन होती है? यह कोई गाली होती है? मुझे जाहिल के मतलब मालूम थे क्योंकि घर में अम्मा भी अक्सर मुझे इस लफ्ज़ से नवाजा करती थी। सो मैंने कहा, अरे नहीं, गाली नहीं है, जो लिखना पढ़ना नहीं जानता उसको जाहिल कहते हैं। वह एकदम चुप हो गई। बड़ी देर तक कंकर उठा उठा कर बकरियों को मारती रही, उनको हाँकने के लिए आवाज़ें निकालती रही और फिर उनको समेट कर चली गई। ऐसा लगता था कि उसके और मेरे बीच में कोई दीवार से खड़ी हो गई थी। चंद दिनों बाद मैंने अपने घर में कुछ इस किस्म की बातें सुनी। अजी सुनते हो, वह शिकारी अपनी लड़की को हिंदी पढ़वा रही है। अब्बा अखबार पर नजर गड़ाए, जरा सी गर्दन मोड़कर बोले, ए तो क्या गुनाह कर रही है? मैं पास में ही बैठी नाश्ता कर रही थी। यह सुनकर उछल पड़ी, अब्बा तो अब दाखो भी कहानियाँ पढ़ने लगेगी, लिखना भी सीख जाएगी। अब्बा मुझको हिंदी नहीं आती तो मैं उससे हिंदी भी सीख लूँगी। अम्मा पहले ही अब्बा के जवाब से खिसिया गई थी। सारी खिसियाहट मुझ पर निकालते हुए बोली, चुप रह, तू के बीच में टप टप बोल रही हैगी। हाँ तो ये सुने हैं कि लौंडिया ने बड़ा उद्यम मचाया कि मैं तो ना खाऊंगी न पीऊंगी जब तक मुझे पढ़ाओगे नहीं। सो दुखिया माँ ने एक पड़ोस में जो रामचरण जी रहे हैं ना, विनकी बीवी से क्या अब देखो दाखो रोज उनके यहाँ पढ़ने जावे है। जब भी तो मैं कहूँ कि इस तरफ उसका दीदा काम में क्यों न लगता। सामने बैठी बुआ गोश्त घी मसाले के लिए अम्मा से दोनों वक्त के खाने के बारे में पूछ रही थी। पान एक कल्ले से दूसरे कल्ले में रखते हुए बोली, अब देखियो क्या क्या होवे है। जो लौंडिया क्रिस्तान हो जावेगी, साया पहनेगी, यारों को खत पत्र लिखेगी, तब शिकारी को आटे दाल का हाल मालूम हो जाएगा। गजब खुदा का, बिल्कुल ही अपनी औकात भूल गई जो लौंडियों को पढ़वा रही है। अब कयामत नज़दीक है बन्नो। और वह बुदबुदाती हुई सीनी उठाकर बावर्ची खाने में चली गई। उसी साल मुझे पर्दे में बिठा दिया गया। हालांकि मेरी उम्र सिर्फ 10 बरस की थी। दाखो 12-13 बरस की होने के बावजूद अभी तक मजे में बाहर घूमती फिरती थी। अब वह हमारे यहाँ झाड़ू देने भी कम ही आती थी और मेरा उसका ताल्लुक अब सिर्फ एक खिड़की से रह गया था जो मेरे कमरे से उसकी कोठरी की तरफ खुलती थी। उसमें लोहे की मोटी मोटी छड़ें थी। रात के सन्नाटे में या सुबह तड़के के एकांत में
मैं कभी कभी झाँक कर उस खिड़की में से देखती कि कोठरे के पास बकरियों के छप्पर के नीचे झिलंगी खाट बिछाए, मिट्टी की डिबरी जलाए लाखों दाखों हिल हिल कर पड़ रही है। पुल पर से जा काली बकरी घास खाती है, नदी का पानी ठंडा है, वगैरह वगैरह। फिर एक दिन शिकारी और बुआ में सुबरात के हिस्से पर कुछ झगड़ा हो गया। बात यह हुई कि अम्मा ने सब नौकरों के लिए रोटियां और हलवा अलग करके रखा था। बुआ ने शिकारी के हिस्से में से हलवा तो खुद रख लिया और सारी रोटियां उसको देने लगी। उसने रोटियां देखी तो बिफर कर बोली, अजी हलवा कहाँ है शरीफन दी? शरीफन बुआ इत्मीनान से बोले, कैसा हलवा? बड़ी हलवा खाने का मुंह लेकर आई हो। कल शाम तेरी लौंडिया के पास कौन बैठा था? अजी इस बात से क्या मतलब है? वह तो हीरालाल था। हीरालाल था या चाहे पन्ना लाल? वह आया क्यों था? अजी वह अपनी मान की चिट्ठी लिखाने आया था। क्यों? अब तेरी बेटी मुझसे दिनानात हो गई कि सबकी चिट्ठियां लिखे है। जरा आपे में रह आपे में। और फिर हुआ चार चोट की लड़ाई हुई कि इल्लाही तौबा। लड़ाई इतनी बढ़ी कि अम्मा आ गई। अम्मा ने अव्वल बात हलवे पर तो कोई तवज्जो नहीं दी और यही कहा कि हीरालाल को चिट्ठी लिखवानी थी तो मुंशी दीनानाथ के पास क्यों नहीं गया, जिनकी उम्र चिट्ठियां लिखते गुजर गई। क्या दाखो उनसे अच्छा लिखती थी? शिकारी रोने लगी। रोते रोते यह कबूल किया कि वह तो खुद लड़की को पढ़ा लिखा कर अब पछता रही है, क्योंकि बिरादरी में तो अब कोई उससे ब्याह करने को तैयार ही नहीं है। भला पढ़ी लिखी लड़की से शादी करके कौन यह खतरा मोल लेता है कि उसने न जाने कितने यारों को चिट्ठियां लिखी और कितने को आइंदा लिखेगी। लेकिन दाखो की शादी हो गई, क्योंकि शिकारी ने अपना सब कुछ लुटाकर एक अदद दामाद खरीदा। फिर भी बेटी दामाद को दे दिया। खुद बकरियों का छप्पर जरा बढ़ाकर वहीं रहने लगे। वैसे उसका दामाद अलिफ का नाम लठ नहीं जानता था, लेकिन इंजीनियर साहब के यहाँ काम करता था और उस सस्ती के ज़माने में भी 12 रुपये महीने मिलते थे। सब नौकर उसे जमादार जी कहते थे। वर्दी अलग से मिलती थी जिसमें चमकते हुए पीतल के बटन होते थे। मैंने खिड़की से दाखों की बारात देखी। फिर दूसरे दिन जब वह दुल्हन बनने के बाद अम्मा को सलाम करने आई तो बहुत अच्छी लग रही थी। तेल में चिपड़ी हुई पत्तियों के बीच निकली हुई मांग में सोने के पत्थर चढ़ा हुआ बोरला, हाथों और गले में चांदी के बहुत सारे जेवर, लाल साटन का लहंगा, हरे रेशम की लुगदी, गोटे से लिपटी और चुटकी से सजी चोली। जब उसने घूंघट में से मुस्कुराते हुए मुझे देखा तो काजल लगी आंखों में एक बिजली से चमकी। मैं उस बिजली की लपक को कभी नहीं भूल सकती। इन सब बातों के बावजूद मैं कभी कभार खिड़की से झांकती या उसमें कान लगाकर सुनती तो ऐसा लगता या ऐसा अंदाजा होता कि दाखो और उसके शौहर में बन नहीं रही है। रात को आए दिन लड़ाई होती, मारपीट भी होती, जो अक्सर इस तरह की बातों से शुरू होती। अब डिबरी बुझाएगी या नहीं? उसका शौहर गुस्साता। बस थोड़ा सा रह गया है, वह लिख लो, नहीं तो फिर बीबी जी बोलेंगी तूने काम तो किया ही नहीं पूरा, आगे नहीं पढ़ाऊंगी। अब तो कब तक बीबी जी की चाकरी करेगी? रो रोज वहाँ घुसी रहती है, दुनिया भर के लफंगे हुआ आते हैं। दाखो बिगड़ कर बोलती, कोई लफंगा नहीं आता हुआ, और उनके साहब तो कितने बुढ़े हैं, मेरे बाप समान। बाप की बच्ची, चल इधर, खाना वाना कुछ पकाया है कि नहीं? दाखो बुदबुदाती, खाना क्यों नहीं पकाया होगा, तो लाएगी या नहीं? दाखो जोर से किताब पटकती और खाना लाकर उसके सामने रखती। वह एक निवाला मुंह में रखता और जोर से थाली को लात मारता। तुझे कितनी बार कहा नमक तेज खाता हूँ मैं? फीका थूक बनाकर गरक देती है। नमक कम है तो ऊपर से डाल ले, खाने को लात क्यों मारता है? दाखो रुआसी होकर गिरी हुई रोटियां उठाती। मैं डाल लूँ तो तू क्यों है, किताबें बांचने के लिए? दाखो का पति उसे एक थप्पड़ मारता। मैं जल्दी से खिड़की बंद कर लेती। मुझे बचपन से लड़ाई से बड़ा डर लगता था। उस दिन सरे शाम से ही दाखो के यहाँ झगड़ा शुरू हो गया था। यह तो क्या लिख लिख के ढेर करती रहती है? उसके पति की आवाज़ आई। मैंने आहिस्ता आहिस्ता से खिड़की खोली, देखा डिबरी जलाए, घुटने पर कॉपी रखे लिख रही थी। सामने किताब खुली हुई थी, शायद उसमें से नकल कर रही थी। तो नक्कर बोली, देख लेना क्या ढेर कर रही हूँ। उसकी आवाज़ में सख्त तलखी और बेहद तंज था। अरे मैं बेचारा क्या देखूंगा, मैं तो भयानक, भगवान कसम जन्म भर का फंस गया तेरी माँ के चरित्र में आके। ओनी में साहिब लड़की उठा के मेरे सिर पर थोपती, न जाने किससे किसको चिट्ठियाँ लिखती है। एक दिन तेरी ये सारी कॉपी किताबों को अलाव न जलाया तो मेरा नाम नहीं। तू मेरी किताब को हाथ लगा के तो देख, या तो अपना सिर फोड़ लूँगी या तेरा सिर फोड़ दूँगी।
अपना ही फोड़ियो, मैं क्या फालतू हूँ? देखूँ तो जरा कैसे तेरे भेजे में यह सब निकलता है। तुझे क्या समझ में आएगा भेजे से क्या निकलेगा? अनपढ़ कहीं का। मुझे अनपढ़ करती है? अनपढ़, आज तो तुझे रास्ते पर हिला कर छोड़ूंगा। दे किताब। फिर छीना झपटी की आवाज़ें आई, मार पीट की आई। पहले तो दाखो लड़ती रही, किताबें छीनने की कोशिश करती रही, फिर मिन्नतें खुशामदें करने लगी। जब उनका भी कोई असर नहीं हुआ तो वह चीख पुकार करने लगी। जब उसका भी कोई असर नहीं हुआ तो वह चीख चीख कर पुकारने लगी, माता की गुहार करने लगी। अरे कोई आओ, बचाओ, मेरी किताब को बचाओ। अरे देखो सब फाड़ रहा है, अरे सब जला देगा, बचाओ। लेकिन ना उसके पति ने उसकी बात मानी, ना ही उसकी पुकार पर कोई आया। उसे धकेल कर कोठरी में बंद करके उसके पति ने कागजों के ढेर, उस ढेर में आग लगा दी। बाहर सन्नाटा छा गया और मैं फिर सो गई। कोई रात के 2:30 बजे मेरी आँख एकाएक खुल गई, क्योंकि बड़ा शोर मच रहा था। वहाँ आग थी और शोले, और घुप अंधेरे को चाटती हुई वह लाल लाल जवानें। दाखों ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली थी। लोगों ने उसकी लाश बाहर निकाल कर रखा। अब कुछ नहीं था, ना वह तीखा नक्श, मुस्कुराते होठों की बिजली, न हरा लहंगा, न आम का पपीहा, न झरवेरी, न मज़ेदार बातें, न वह शरारत भरी आँखें जिनमें कुछ दिनों के लिए पढ़ने की ललक जागी थी। अब वह सिर्फ मानो एक ढेर थी, वह बेजार मासूम अरमान जिनमें समाज ने मिलकर आग लगा दी थी। इतिश्री। कहानी पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।